इस नेतन्याहू को शर्म आनी चाहिए कि उनके नेतृत्व में गजा में नरसंहार जारी है। वही नेतन्याहू दुनिया भर के देशों से कह रहे हैं कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। किस बात के लिए? क्योंकि उन सभी देशों ने कतर पर इसराइल के हमले की निंदा की। कतर पर इसराइल के हमले की निंदा करने वाले देशों के नाम बता देता हूं। कुछ देशों के नाम: अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, पाकिस्तान और भारत। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी अलग अलग कतर पर इसराइल के हमले की निंदा की है। इतने देशों को और संस्थाओं को नेतन्याहू ललकार रहे हैं, दुत्कार रहे हैं, धमका भी रहे हैं। तो अब ये देश जिन्होंने कतर के पक्ष में इसराइल के हमले की निंदा की है, नेतन्याहू को क्या जवाब देंगे? क्या चुप रह जाएंगे, या जैसा कि नेतन्याहू कह रहे हैं, अपनी निंदा पर शर्म करेंगे? यह नेता हर देश और हर नेता की ताकत की परीक्षा ले रहा है। ग्लोबल लीडर अपने दोहरेपन, अंतर्विरोधों, समझौतों और मजबूरियों में फंस गए हैं। नेतन्याहू इन बातों को ठीक से जानते हैं कि कोई भी एक दूसरे के लिए आगे नहीं बढ़ पाएगा और कोई उनके सामने टिक नहीं पाएगा। 2 साल से अधिक समय से गजा पर बमबारी जारी है। नेतन्याहू की हमला करने की सनक पर कोई असर नहीं पड़ा। इस साल इसराइल 7 देशों पर बमबारी कर चुका है। सीरिया, लेबनान, येमेन पर उसका हमला चलता रहता है। ईरान पर हमला कर इसराइल ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया था। कतर की राजधानी दोहा पर हमला करने से पहले ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस पर हमला किया। गजा और वेस्ट बैंक पर बमबारी कभी रुकने का नाम नहीं लेती। दुनिया में लगता है ग्लोबल पावर एक ही है, नेतन्याहू, और बाकी सारी दुनिया उनकी गुलाम। आखिर क्या वजह है कि दुनिया बेबस है और नेतन्याहू सबको ललकार रहे हैं, अब दुत्कार भी रहे हैं? Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No, they applauded. They should applaud Israel for standing up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. किसी के पास नेतन्याहू के इस बयान का जवाब नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि कतर पर फिर से हमला नहीं होगा, लेकिन नेतन्याहू ने कतर के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। उसे आतंकवादियों को शरण देने वाला, पैसे देने वाला, महल देने वाला देश बताने लग गए हैं। उनकी बातों से लगता है वे कतर पर फिर से हमला कर सकते हैं। We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. कतर पर हमले को लेकर अमेरिका की नाराजगी कोई बहुत बड़ी थी नहीं, ना गंभीर थी। ट्रंप ने इतना कहा, कतर और हमारी बहुत मजबूत दोस्ती है और मुझे इस हमले की लोकेशन पर बहुत अफसोस है। मैंने कतर के अमीर से वादा किया है कि उनकी जमीन पर फिर ऐसा कभी नहीं होगा। क्या कोई इस वादे पर भरोसा कर सकता है? क्या ट्रंप ने नेतन्याहू से पूछकर यह वादा किया है? अगर नेतन्याहू दोबारा हमला कर देंगे तो ट्रंप क्या कर लेंगे? अभी तक तो कुछ भी नहीं कर सके। ट्रंप कहते हैं जल्दी ही कतर के साथ सुरक्षा समझौता करेंगे। तो क्या कतर के लिए इसराइल पर अमेरिका हमला कर देगा? इससे बड़ा झूठ और मजाक क्या हो सकता है? नेतन्याहू खुलकर कतर के खिलाफ हमले की जिम्मेदारी ले रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें कोई अफसोस नहीं। प्रेस में भी यह खबर छपी है कि फोन पर बात करते हुए ट्रंप नेतन्याहू पर झुंझला गए कि उन्होंने अमेरिका को अंधेरे में रखा और कतर पर हमला कर दिया। इन खबरों के बाद ही तो नेतन्याहू ने बयान दिया है और अब सबको हड़का दिया कि आपको शर्म आनी चाहिए।
And after क्या आपने कतर पर इसराइल के हमले की निंदा की है? ट्रंप ने सोशल मीडिया में लिखा है कि कतर उनका अच्छा दोस्त है, उसके लिए बुरा लग रहा है। कुछ समय पहले ट्रंप कतर गए। कतर ने उन्हें तोहफे में $400 मिलियन का हवाई जहाज भी दिया। इसके बाद भी कतर अपने लिए अमेरिका से और इसराइल से सुरक्षा की गारंटी हासिल नहीं कर पाया। ट्रंप ने सफाई दी है कि हमले की जानकारी नहीं थी। अगर होती भी तो क्या रोक लेते? अब तो नेतन्याहू खुलकर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। तो ट्रंप बताएं वे नेतन्याहू का क्या कर लेंगे? नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उन्हें कतर पसंद नहीं। वे कतर को भी हमास को शरण देने वाला आतंकी देश मानते हैं। जिस कतर को दुनिया एक तटस्थ और मध्यस्थ देश के रूप में देखती है, हमास और इसराइल के बीच वार्ताकार के रूप में देखती है, नेतन्याहू उसे आतंकवादी संगठन को महल और पैसे देने वाले देश के रूप में देखते हैं। इस खेल में अरब देशों की चुप्पी भी नोट की जानी चाहिए। क्या वे इसलिए चुप हैं कि इस बातचीत के कारण कतर का प्रोफाइल बढ़ता जा रहा है? वह दुनिया भर में जिनीवा की तरह एक मध्यस्थ देश की तरह अपनी पहचान बना रहा है। एक किस्म का सॉफ्ट ग्लोबल पावर बन रहा है। उसके पैसे के आगे दुनिया के तमाम नेता हाथ बांधकर खड़े हैं। फुटबॉल का विश्व कप वहां हो रहा है। मुमकिन है अरब देशों को कतर की यह ऊंचाई पसंद ना आ रही। अब अगर हमास और इसराइल के बीच बातचीत किसी भी रूप में सफल हो जाती है तो कतर का प्रभाव और बढ़ सकता है और जाहिर है अरब देशों को यह पसंद ना आए। ऐसा लगता है कि अरब देश भी चाहते हैं कि कतर को श्रेय ना मिले और इसराइल कतर को सबक सिखा दे। आपको याद होगा अरब देशों ने 2017 में कतर पर 4 साल के लिए ब्लॉकेड लगाया था। अरबों को लगा होगा कतर इस इलाके में बड़ा होता जा रहा है, अमेरिका तक को मैनेज कर रहा है। इसराइल के हमले से उन्हें शांति मिली होगी। कतर के पर कतरे जाएं, कतरे जा रहे हैं, अरब देशों को अच्छा लग रहा होगा। नहीं चाहते कि हमास को सांकेतिक सफलता मिले और उनके इलाके में हीरो बन जाए। अरब देश इन सब के बावजूद इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि इसराइल उनके लिए खतरा नहीं होगा। इसका दावा आज की तारीख में कोई भी अरब देश नहीं कर सकता। उन्हें अपनी चिंता है बस गजा की नहीं। यह 2 साल में पूरी तरह साफ हो चुका है कि गजा को लेकर अरब देश बयान देने के अलावा कुछ और चाहते नहीं थे, कर भी नहीं पाए। उधर कतर को भी कुछ मिला नहीं। अमेरिका के करीबी हो जाने से राष्ट्रपति ट्रंप को $400 मिलियन का हवाई जहाज तोहफे में दे देने के बाद भी उसे कुछ मिला नहीं। जब ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी तो कतर ने अमेरिका के दिए हथियारों से उन्हें रोका, इंटरसेप्ट किया। इसराइल इससे भी खुश नहीं हुआ, इसके बाद भी हमला कर दिया। ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डे पर हमला कर दिया। इसी कारण किया क्योंकि कतर ने इसराइल की मदद की थी। इस नेता ने खुद को बायोलॉजिकल तो नहीं कहा मगर वैसा ही कुछ कहा है। नेतन्याहू का बयान है कि मुझे ईश्वर ने भेजा है, मुझे ग्रेटर इसराइल बनाना है। आज की दुनिया के हर शिष्टाचार और शालीनता को रौंदता हुआ यह नेता सबके बीच पानी की सूखी टंकी की तरह खड़ा है। किसी की हिम्मत नहीं कि नेतन्याहू को समझा ले, रोक सके। ऐसा लगता है किसी कमरे में नेतन्याहू दौड़ते भागते चले आए तो सारे ग्लोबल नेता पलंग के नीचे छुप जाएंगे। ये हालत कर दी है नेतन्याहू ने इस दुनिया की। नेतन्याहू की रणनीतियों को समझना बहुत मुश्किल भी नहीं। जब भी दुनिया का ध्यान गजा पर जाता है, वहां हो रहे नरसंहार पर जाता है, नेतन्याहू कई मोर्चों पर हमला कर देते हैं ताकि गजा से ध्यान हट जाए। लगातार नए नए मोर्चों पर हमला करते हैं और पुराने मोर्चों पर लौटकर भी धावा बोलते हैं ताकि पीछे की बातें दुनिया से ओझल होती जाएं। एक चीज एकदम साफ है, नेतन्याहू नहीं चाहते कि किसी तरह की बातचीत हो। वे कूटनीति की जाल में उलझना नहीं चाहते। जब तक इसराइल और गजा के मामले में कई देश और संस्थाएं पहल कर रही थी, बयान दे रही थी, नेतन्याहू को मौका मिल रहा था इधर उधर की बात कर बच निकलने का। लेकिन जैसे ही तमाम संस्थाएं और देश पीछे हट जाते हैं, हमास के साथ बातचीत में केवल अमेरिका, कतर और इसराइल रह जाते हैं, नेतन्याहू को लगने लगा
अब तो बातचीत करनी पड़ेगी और बातचीत की मेज पर जब कम लोग रह जाते हैं तब आमने सामने की बात हो जाती है। हमास को बंदियों की रिहाई करनी पड़ती और इसराइल को गजा से पीछे हटना पड़ता। जैसे जैसे नेतन्याहू पर बातचीत का शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे वे पीछे हटने का प्लान बना रहे हैं और बातचीत के अड्डे कतर पर ही हमला कर रहे हैं ताकि सब कुछ छितरा बितरा जाए। शुरू से ही नेतन्याहू का इरादा बातचीत का नहीं रहा। उनका मकसद गजा और वेस्ट बैंक को मिटा देना है। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका दो स्टेट की बात करते हैं, फिलिस्तीन को स्वतंत्र रूप में मान्यता देने की बात करते हैं, लेकिन नेतन्याहू फिलिस्तीन को मिटा देने की बात कभी बंद नहीं करते। पिछले ही महीने नेतन्याहू ने एक और कदम उठाया। जेरूसलम से पूरब की तरफ 12 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 3400 नए घर बनाने की अनुमति दे दी। इससे यह होगा कि वेस्ट बैंक का ज्यादातर हिस्सा पूर्वी जेरूसलम से अलग हो जाएगा और इसराइल की सारी बस्तियां, सेटलमेंट एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। यह वो इलाका है जहां फिलिस्तीन की भावी राजधानी बननी है। इस इलाके को फिलिस्तीनी स्टेट के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन इसी जगह पर घर बनाने का ऐलान कर नेतन्याहू ने भविष्य में फिलिस्तीनी राज्य की किसी भी संभावना को कुचल देना चाहा है। जब घर बन जाएगा तब फिलिस्तीनी स्टेट के लिए दावा करने वालों के पास कुछ बचेगा नहीं। ऐसा कर नेतन्याहू अपने लिए राजनीतिक तौर पर इसराइल में बहुत बड़ा समर्थन हासिल कर सकते हैं। אנחנו אמרנו, לא תקום מדינה פלסטינית ואחרת, לא תקום מדינה פלסטינית. המקום הזה הוא שלנו. वेस्ट बैंक में 3400 मकानों की अनुमति देकर नेतन्याहू फ्रांस और ब्रिटेन जैसे उन देशों को भी दुत्कार रहे, ललकार रहे जो फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं। अलग अलग देशों की सरकारों ने इसराइल से संबंध खत्म किए हैं। साउथ अफ्रीका, ओमान, क्यूबा, स्पेन, बेल्जियम जैसे कई देशों ने प्रतिबंध लगाए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, लेकिन नेतन्याहू पर कोई असर नहीं। सारी दुनिया के सामने 20 लाख लोगों की आबादी खत्म की जा रही है। भूख और बम से लोग मारे जा रहे हैं। नेतन्याहू जो चाहते हैं कर रहे हैं। आने वाले समय में दुनिया के और भी मुल्कों में यह सब दोहराया जाएगा। कोई भी नेता इस हद तक क्रूर हो जाएगा और लाखों की आबादी कुचल दी जा सकती है। इसके बाद अब दुनिया फिर कभी अपने आप को मानवीय कहलाने का दावा नहीं कर पाएगी। नेतन्याहू को पता है अमेरिका इसराइल पर कभी बमबारी नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता, चाहे इसराइल कुछ भी करे। अमेरिका में इसराइल अमेरिका की तरह मजबूत है। इसराइल की लॉबी को लेकर कई तरह की खबरें आती। खबर छपी कि कतर पर हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप झुंझला उठे कि उन्हें पता नहीं था। इन खबरों का भी कोई मतलब है नहीं। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप गजा पर बमबारी रुकवाने की बात करने लगे। सारी बातें बेकार हो चुकी हैं। थोड़े दिनों की सीज फायर की सफलता के बाद हालात और बदतर हुए हैं। इसी तरह अमेरिका जब परमाणु डील को लेकर ईरान से बात कर रहा था, तब उस बातचीत में शामिल लोगों की हत्या कर दी जाती है। ईरान के बड़े बड़े अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है और बाकी देश निंदा के बयान के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। अब खबर आ रही है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन नेतन्याहू से तंग आ गया है। पॉलिटिको की वेबसाइट पर यह रिपोर्ट छपी है जिसमें लिखा है कि इस बार के हमले के बाद अमेरिका की सरकार को लगने लगा है कि बातचीत की गुंजाइश शायद हमेशा के लिए खत्म हो गई है। ट्रंप के एक अधिकारी ने पॉलिटिको से कहा है, जब भी कुछ सुधार होने लगता है नेतन्याहू किसी पर बम गिरा देते हैं। नेतन्याहू के ऊपर लगाम लगाने के लिए दुनिया की अब कोई संस्था नहीं बची है। यूएन से लेकर यूएनएससी, ईयू से लेकर G20 सब बेकार सर झुकाकर खड़े हैं। आज उनके सामने सारी चुनौतियां समाप्त हो चुकी हैं। जिस संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के खिलाफ गजा में नरसंहार को लेकर प्रस्ताव पास होते रहते हैं, उसी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का हवाला देकर कतर पर हमले को नेतन्याहू सही ठहरा है। उन्होंने कहा कि जहां भी आतंकवादी होंगे, किसी भी देश में होंगे, इसराइल हमला करेगा। इसराइल ने खुद को सबसे ऊपर घोषित कर दिया है। दुनिया पीछे हट गई है। गजा में मरने वालों की संख्या
65,000 के पार जा रही है। असली संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी। इनमें से 80% लोग गजा के आम नागरिक थे। इसराइल 2 साल से कई मोर्चों पर बम गिरा रहा है। उसके पास इतनी रसद कहां से आ रही है? उसकी अर्थव्यवस्था का हाल कैसा है? क्या वहां के लोगों पर इस हिंसा का कोई भी मनोवैज्ञानिक असर नहीं पड़ता होगा? हम सिर्फ गजा को मिटता हुआ देख रहे हैं, इसराइल को नहीं।